हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बीए ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और आज के वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर का जो मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का है वो पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स जो मेजर पेपर है उसके सिलेबस को डिस्कस करा दिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्या। पहले बता दिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मेरा नाम है रजनीश सर और मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स देख लीजिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के बुक का ही नाम है अर्थशास्त्र में गणितीय विधियां। मतलब इकोनॉमिक्स के इस पेपर में पढ़ेंगे मैथ के पार्ट को जो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कराते समय हम बता दिए थे कि टोटल 4 यूनिट है। चारों यूनिट को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब क्या है कि हम यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके थे, यूनिट 1 का एक वीडियो करा दिए हैं। आज यूनिट 1 का सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे के पॉइंट को पढ़ाएंगे। देखिए, यूनिट 1 में हम बताए थे टोटल कितना है, टोटल 6 पॉइंट है। यूनिट 1 में टोटल कितना है, 6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट में आपको ये जो फिफ्थ पॉइंट था इसका लगभग 80% हम क्लियर करवा दिए हैं। जो कि कुछ बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना था वो करवा दिए हैं, और रेस्ट जो कुछ पॉइंट बचते हैं नंबर सिस्टम के वो आपको आने वाले क्लास जब फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे तो आपको वो कराया जाएगा। ठीक है, आज क्या करते हैं, हमारा जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक, इसको देखेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट जो है लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक, जिसका इंग्लिश क्या होता है, लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक। इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें क्या है कि आज की वीडियो में लॉजिक से शुरुआत करते हैं कि लॉजिक क्या होता है, लॉजिक से संबंधित संक्रिया क्या क्या होता है। मेनली इस सब को पढ़ेंगे कि कंजक्शन क्या होता है, डिसजक्शन क्या होता है, नेगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है लॉजिक और उत्पत्ति तकनीक के बारे में। उत्पत्ति तकनीक में ये क्या पढ़ना है, उत्पत्ति तकनीक में ये समझना है कि किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट को सॉल्व करने का कौन कौन सा मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। वही उत्पत्ति तकनीक में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम चलिए शुरुआत करते क्लास को। देखिए, सिलेबस का जो मेन टॉपिक फर्स्ट पॉइंट है वो तो बता ही दिए है, क्या है, लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि लॉजिक क्या होता है। मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे लॉजिक क्या होता है, या इसको दूसरा वर्ड में बोलते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक। ठीक है, लॉजिक को एक ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉजिक का मतलब होता है तर्क, और प्रोपोजिशन का मतलब होता है तर्क वाक्य। ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ ऐसा वैल्यू बताता हो, या कोई कोई ना क्या हो गया, कोई वैल्यूएबल स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोपोजिशन। अब देखिए, प्रोपोजिशन जिसका इंग्लिश क्या होता है, तर्कवाक्य। अब यहाँ है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट सीधा सीधी बोल, जैसे मैं घर जा रहा हूँ। ये क्या है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि मैं क्या हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो या तो कोई इंडिकेशन बताता ही नहीं हो,
मतलब जिससे कोई ये मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इससे क्या आशय है, तो वो क्या होता है कि लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं कुछ विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए व्याकरणिक नियमों का पालन करती है। अब देखिए व्याकरणिक नियम, जैसे आप लोगों को पता है, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या करते हैं, व्याकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब ये व्याकरण में अगर हम यूज नहीं करते हैं तो अशुद्धि माना जाता है। उसी तरह इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन को भी ध्यान में रख के इंग्लिश के स्टेटमेंट को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। सेम यहाँ वही पॉइंट दिया हुआ है कि अलग अलग लैंग्वेज अपने क्या होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन का क्या होता है, हम योगदान रखता है। मतलब सब भाषाओं के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, व्याकरणिक नियम होते हैं, उसी को पालन करके हम आसानी से क्या होता है, उस लैंग्वेज को आसानी से समझ पाते हैं। अब यह है कि विचारों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तार्किक नियमों का पालन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई कहा गया वाक्य अर्थपूर्ण हो, तो क्या होगा, उसको तार्किक नियम का पालन करना होगा। आगे है कि वे सारे अर्थपूर्ण वाक्य जो प्रायः संबंधों, स्थितियों या प्रस्तावों को व्यक्त करने का काम करता है, प्रोपोजिशन कहलाता है। अगर बोल दे कि प्रोपोजिशन क्या होता है, लिख सकते हैं वे सारे अर्थपूर्ण वाक्य जो संबंधों को, स्थितियों को, प्रस्तावों को व्यक्त करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, मार्केट फोर्स क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब अगर किसी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है, उसका कीमत, डिमांड जब भी बढ़ेगा तो क्या कीमत बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंध, स्थिति और प्रस्ताव को जो स्टेटमेंट दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में लॉजिक कथनों का उपयोग प्रायः संबंधों, स्थितियों और प्रस्तावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो ऊपर बताए थे सेम यही पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में लॉजिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में लॉजिक का उपयोग करते हैं संबंधों को, स्थितियों को और प्रस्तावों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। अब है ये जो कथन होते हैं, ये कथन मतलब जो प्रोपोजिशन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, या प्रोपोजिशन की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो। तो प्रोपोजिशन की सहायता से हम कोई सिद्धांत को तैयार कर सकते हैं, पहले से मतलब पूर्व कथन बनाने के लिए कर सकते हैं, और निष्कर्ष निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उस पर क्या होता है, अपना तर्क दे के उसका हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। तो वहीं पे यहाँ दिया हुआ है कि प्रोपोजिशन द्वारा क्या करते हैं, सिद्धांत को तैयार करते हैं, पूर्व कथन बनाने का काम करते हैं और निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, एक प्रोपोजिशन लिखा हुआ है कि एक प्रोपोजिशन एक घोषणात्मक वाक्य। ठीक है। एक घोषणात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य या दावा कहा जाता है जो या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन सत्य असत्य दोनों नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोपोजिशन है या तर्क वाक्य है, या तो 100% सत्य होगा
या 100% असत्य होगा। ऐसा नहीं है कि तर्क वाक्य आधा सही होगा और आधा गलत होगा। जैसे अगर हम ये बोल दें कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये क्या है? 100% सत्य है। तो ये क्या है? एक प्रोपोजिशन है। अगर वही कोई बोल दे कि कलकत्ता भारत की मतलब भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो पूरा सत्य है। तो यहाँ मेनली समझना ये है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन 100% करेक्ट होता है या 100% इनकरेक्ट होता है। ऐसा नहीं है इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई कंडीशन अप्लाई होता हो। तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कुछ दे दिया। जैसे देखिए यहाँ पे दो और दिल्ली भारत में है। दिल्ली भारत में है, ये तो क्या है? दिल्ली भारत में है, तो ये सत्य का स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 2+2 4 होता है, ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, इससे ये मतलब किसी सेंटेंस का आंसर नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन अराइज करते हैं, सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा। तो ये क्या है? प्रोपोजिशन नहीं है। मतलब इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा अगर सेंटेंस रहता कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पता चलता है कि हाँ जा रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक प्रोपोजिशन होता। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, इससे ये पता नहीं चलता है कि स्टेटमेंट कंप्लीट है या नहीं है। सेम यहाँ देखिए, अगला है कि होमवर्क को ब्लैक बोर्ड पर लिखें। ये भी क्या है? ना ही करेक्ट है और ना ही इनकरेक्ट है। तो यहाँ देखिए नीचे में वही लिखा हुआ है, व्यंजक के इन उदाहरण में व्यंजक 1 और 2 प्रोपोजिशन है। बताए हैं अभी कि 1 और 2 से क्या होता है कि मतलब स्टेटमेंट या तो पूरा करेक्ट होगा, दोनों का दोनों पूरा करेक्ट है, इसलिए क्या होगा? ये प्रोपोजिशन है। लेकिन व्यंजक 3 और 4 प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पूरा स्टेटमेंट का पता नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यंजन 1 2 सत्य है और 3 4 क्या है? न ही सत्य है और न ही असत्य है। अब कोई स्टेटमेंट जो न ही सत्य होगा और न ही असत्य होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो प्रोपोजिशन होगा ही नहीं। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशन का मतलब लॉजिक का जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। लॉजिक टॉपिक में अगला जो पॉइंट है नोटेशन। मतलब इंडिकेशन बोल दिए, नोटेशन बोल दिए, किसी भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को इंडिकेट करने का जो क्रिटेरिया होता है या जो वर्ड होता है जो प्रोपोजिशन को मतलब नोटेशन करने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं संकेतन। देखिए यहाँ पे प्राथमिक कथन पहला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ही लोग पढ़ते हैं कि भॉवेल क्या होता है, मतलब भॉवेल होते स्वर क्या होते हैं, तो या तत्व क्या होते हैं। यहाँ पे मेनली आपको समझना है कि प्राथमिक कथन वैसा कथन होता है जिसको हम आगे और तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जिस तरह परमाणु, परमाणु सबसे छोटा कण है जिसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कोशिका, शरीर का एक ऐसा सबसे छोटा अवयव है जिसको हम और क्या करते हैं, आगे डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग कोशिका में पार्ट पाया जाता है। लेकिन मानव शरीर का सबसे छोटा छोटा जो क्रियात्मक इकाई होता है उसी को बोलते हैं कोशिका। सेम यहाँ प्राथमिक कथन क्या होता है? वैसा कथन जिसे आगे विभाजित या सरल वाक्य में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ बोलता है कि वैसा कथन जिसे आगे सरल वाक्य में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक कथन, इसी को बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव या एटॉमिक या मूल कथन। प्राथमिक कथन का अगर अदर नेम क्या क्या है? प्रिमिटिव है, एटॉमिक है और मूल कथन है। अब है कि प्राथमिक कथन जो हम लिखते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हम अल्फाबेट का लेटर यूज करते हैं। यहाँ पे वही दिखा हुआ है कि प्राथमिक कथन को लिखने के लिए PQR मतलब अल्फाबेट के लेटर को दर्शाते हैं, मतलब अल्फाबेट के लेटर से दर्शाते हैं प्राथमिक कथन को या कोई भी स्टेटमेंट को। अब यहाँ आगे है, उदाहरण नीचे दिया हो गया, उदाहरण नीचे समझते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सुनील, सुनील बुद्धिमान है और सुनील में 5 अक्षर है। तो यहाँ पे मेनली समझना है आपको, सुनील जो है, पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि सुनील नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि सुनील के नाम में मतलब उसके लेटर को मतलब आगे क्लासिफाई किया है। तो सुनील के नेट मतलब नाम का जो अलग अलग लेटर है वो इसका क्या है, उपनाम है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। कथन एक में सुनील के नाम व्यक्ति के विषय में बताता है, मतलब स्टेटमेंट वन व्यक्ति के बारे में बताता है, जबकि स्टेटमेंट टू व्यक्ति के विषय में नहीं बताता, बताता है किसके बारे में, एक नाम के बारे में। ठीक, मतलब स्टेटमेंट वन क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, और स्टेटमेंट तो किसी नाम के बारे में बताता है। इसलिए इस नाम के रूप में सुनील का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम उद्धरण चिन्हों से संलग्न करने से यह स्पष्ट होता है कि कथन दो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि एक नाम के बारे में। ठीक है, मतलब कथन टू किसी स्टेट मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो किसी पर्सन के बारे में नहीं होके किसी ना किसी के नेम के बारे में, इसलिए वो प्रोपोजिशन नहीं है। अब यहाँ है दूसरा, प्रतीकात्मक तर्क में कथनों को दर्शाने के लिए बड़े अक्षर मतलब अल्फाबेट के लेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट टी और एफ। हम क्या होता है कि कोई अगर हम क्या किए, प्रतीकात्मक कथन है उसको हमको दर्शाना है, उसके लिए अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें टी और एफ को छोड़ के। चूंकि टी का मतलब होता है ट्रू और एफ का मतलब होता है फॉल्स, इसलिए टी और एफ को छोड़ के हम इंडिकेट करते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखिए यहाँ लिखा हुआ है पी आज बारिश हो रही है। इस कथन से यह जानकारी मिलती है कि पी प्रतीकात्मक तर्क में एक कथन है जो यह अंग्रेजी के उस कथन के अनुरूप है जो आज बारिश हो रही है, ये इंडिकेट करता है। अगर मान लीजिए अगर हम कोई वर्ड से, जैसे मान लीजिए पी का मतलब लिखते हैं ना, पी का मतलब लिखा हुआ है कि आज बारिश हो रही है, तो कहीं पे पी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है। अगर क्यू का मतलब लिख दिए कि आज सोमवार है, अगर कहीं स्टेटमेंट मिल जाए पी एंड क्यू, इसका मतलब ये होगा कि आज सोमवार है और आज बारिश हो रही है। मतलब यहाँ पे आपको समझना ये है कि संकेतात्मक तर्क को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेट करने मतलब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट को जब कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा सेंटेंस को एक वर्ड में लेके चलता है। अब देखिए आगे, आगे का पॉइंट है मूल लॉजिक ऑपरेशन। मतलब लॉजिक के साथ हम क्या क्या संक्रिया कर सकते हैं वो पढ़ते हैं, कि लॉजिक के साथ क्या क्या संक्रिया हो सकता है। मूल लॉजिक ऑपरेशन, इसमें सबसे पहले आपको समझना ये है कि संयोजक क्या होते हैं। ठीक है, संयोजक से तात्पर्य यह होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या संयोजक को इंग्लिश में बोल सकते हैं कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजक वे शब्द और प्रतीक हैं जो कथनों को तार्किक रूप से जोड़ते हैं। मतलब संयोजक क्या होते हैं, संयोजक वे तर्क या प्रतीक हैं जो क्या करते हैं, शब्दों को तार्किक रूप से जोड़ते हैं।
एग्जाम्पल में देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है कि बारिश हो रही है और मैं घर के अंदर हूँ, मतलब वर्षा हो रहा है और मैं घर के अंदर हूँ। अब यहाँ है कि इस दोनों स्टेटमेंट को कनेक्टर के मदद से जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसको जोड़ जोड़ के स्टेटमेंट बना हुआ है, उसमें पहला स्टेटमेंट है कि बारिश हो रही है इसलिए मैं घर के अंदर हूँ। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि आज मतलब बारिश हो रही है इसलिए मैं क्या रुका हुआ हूँ। यही बोलता है कि दो स्टेटमेंट को इसमें क्या किए, इसलिए से हम जोड़ दिए। अब दूसरा क्या है कनेक्टर, कि बारिश हो रही है और मैं घर के अंदर हूँ। ये भी क्या, इसका कनेक्टर क्या हो गया और। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर बारिश हो रही है तो मैं घर के अंदर हूँ। मतलब तीनों का कनेक्टर क्या क्या है, मतलब संयोजक क्या है। तो इसका कनेक्टर हो गया इसलिए, इसका कनेक्टर है और इसका कनेक्टर है तो। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगी कनेक्टर क्या होता है। तो कनेक्टर मतलब क्या है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, बारिश हो रही है एक सेंटेंस है, और मैं घर के अंदर हूं ये दूसरा सेंटेंस है। अब देखिए हम समझते हैं आगे कि कनेक्टर कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो बेसिक कनेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये उसी को समझते हैं, मूल कनेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए अब यहाँ पे है मूल संयोजक। देखिए मूल संयोजक होते हैं पांच, जिसमें पहला क्या है, पहला है निगेशन। निगेशन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं निषेधन, हिंदी में बोलते हैं इसको निषेधन। मतलब दिया हुआ है कि पहला जो है निगेशन, जिसका हिंदी होता है निषेधन, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का नेगेटिव कर देना, वो होता है निषेधन। दूसरा दिया हुआ है पॉइंट कंजक्शन, मतलब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला वैसा शब्द या प्रतीक जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं कंजक्शन। अगला है डिसजक्शन। डिसजक्शन का मतलब होता है वैसा वर्ड या प्रतीक जो दो स्टेटमेंट को अलग करने का काम करता है। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने का, और डिसजक्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट को अलग करने का। अगला फोर्थ है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि जैसे मान लीजिए हम ही लोग क्या होता है कि मतलब अपने अगल बगल में देखते रहते हैं। तो क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब होता है कि अगर वो ये काम किया तो मैं ही करूंगा। सेम एज इकोनॉमिक्स में भी होता है कि जब हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति पढ़ रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस का उपयोग किया जाता है। अब अगला पांचवा है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, द्वि शर्त कथन, मतलब इसमें दो दो शर्त लगाया जाता है। इसमें क्या है, सिंगल एक शर्त, यदि वो किया तो मैं। यहाँ पे कि डबल डबल, यदि और केवल यदि वाला कथन जो होता है उसे बोलते हैं डबल कंडीशनल या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक, अब देखिए हम एक एक करके मूल कनेक्टर जो है, सब कनेक्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए पहला कनेक्टर क्या था, निषेधन। नहीं, निषेधन में
इसको इंडिकेट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट पी है जो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, ये उसका नेगेटिव इंडिकेशन है। मतलब इसको पढ़ते भी हैं नोट पी या पी नोट। तो निषेधन अब यहाँ पढ़ते हैं। यदि एक कथन को पी से दर्शाया जाता है तो इसके निषेधन को पी नोट या इस सिंबल द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पी सत्य है तो पी नोट असत्य है, और यदि पी नोट असत्य है तो पी सत्य है। मतलब अपोजिट बोलता है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट सत्य है तो उसका जो निगेटिव होगा वो असत्य होगा। लेकिन अगर क्या है कि निगेटिव स्टेटमेंट ही असत्य है तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट सत्य होगा। अगर नोट पी का सत्य मान पी के सापेक्ष होता है तो यह मान सत्यता सारणी में सारणीबद्ध रूप से दर्शाया गया है। सत्यता सारणी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सत्यता सारणी से तात्पर्य यह है, हमारे द्वारा जो कनेक्टर को यूज किया गया है उस कनेक्टर को सत्यता सारणी फॉलो करता है, यानी उस कनेक्ट वो जो कनेक्टर है वो सत्यता सारणी को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसी को चेक करने के लिए हम सत्यता सारणी का उपयोग करते हैं। लॉजिक चर के रूप में पी के साथ निषेध संयोजक नोट के लिए सत्यता सारणी निम्न प्रकार की गई है। मतलब ये जो है सत्यता सारणी इंडिकेट करता है, जिसमें हम शुरू में बताए थे कि अगर पी सत्य है तो पी नोट असत्य होगा, अगर पी नोट सत्य है तो पी क्या होगा, असत्य होगा। तो सेम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है पी और ये है पी नोट। ठीक। अब देखिए अगर पी ट्रू है तो ये फॉल्स होगा ऑब्वियसली, और ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। सत्यता सारणी वही इंडिकेट करता है जो स्टेटमेंट क्या होता है बताता है। इसी को इंडिकेट करने के लिए हम 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 इंडिकेट करता है ट्रू को और 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को। तो यहाँ पे देखें भी सेम, जब यहाँ ये 1 है तो ये पे 0 और 0 है तो 1। ठीक। चलिए देखते हैं इस निषेधन से संबंधित एग्जाम्पल को। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, निषेधन का एग्जाम्पल बहुत ही आसान। जैसे मान लीजिए बोल दिए आज शुक्रवार है, इसका निषेधन क्या होगा, आज शुक्रवार नहीं होगा। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, इसका निषेधन क्या होगा, दिल्ली भारत की राजधानी है। मतलब निगेटिव को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव को निगेटिव करना है, डेट्स हो जाएगा नेगेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, आज शुक्रवार है तो इसका निगेशन दिया हुआ आज शुक्रवार नहीं है। एग्जाम्पल 2 है, ताजमहल चेन्नई में है तो ताजमहल यहाँ पे चेन्नई में है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि यह असत्य है कि ताजमहल चेन्नई में है, या इसी को इस ये अगर नहीं जोड़ते तो ताजमहल चेन्नई में नहीं है। ठीक है। ताजमहल चेन्नई में नहीं है तो क्या होता, ये सत्य हो जाता, मतलब ये फॉल्स है ये ट्रू है। इसी का एग्जाम्पल 3 देखिए, बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत कम नहीं होती है। वस्तु का कीमत कम नहीं होता, ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, नहीं है। अगर मार्केट में ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मात्रा में अगर मान ली प्रोडक्शन हो गया है, ज़्यादा मात्रा में वस्तु बन गया है, तो उसका कीमत ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगर मार्केट में क्या हो जाए कि वस्तु कम बचे तो क्या हो जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत नहीं घटती है, ये क्या है, असत्य है। मतलब किसी वस्तु की कीमत घट भी सकती है। तो निगेशन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। निगेशन क्या होता है
किसी भी स्टेटमेंट का निगेटिव करना, और निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना, यही होता है निगेशन। अब देखिए दूसरा, जो मूल कनेक्टर है या मूल संयोजक है, इसमें पहला क्या बता दिए हम, निगेशन। और दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा मूल कनेक्टर है संयोजन, या जिसको बोलते हैं कंजक्शन, संयोजन या कंजक्शन। देखिए कंजक्शन, कंजक्शन का सिंबल क्या होता है, देखिए कंजक्शन का सिंबल ये होता है। निगेशन का सिंबल क्या था, ये निगेशन का सिंबल है। ठीक है। देखिए बताते हैं संयोजक क्या होता है। संयोजक को जोड़ने वाला शब्द या प्रतीक जो होता है वो क्या है, और है। मतलब संयोजक मतलब किसी दो स्टेटमेंट को का संयोजक वर्ड जो होता है क्या होता है, और होता है। तो वही लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति और संयोजक की सहायता से दो सरल कथनों को संयुक्त कथन प्राप्त कर सकता है। मतलब और संयोजक का उपयोग करके दो सरल कथन से एक बड़ा कथन बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला है, यदि दो प्रोपोजिशन P और Q है तो प्रोपोजिशन P और Q को P कंजक्शन Q द्वारा दर्शाया जाता है। इसे P और Q का संयोजन कहा जाता है। मतलब यहाँ बोलता है कि अगर मान लीजिए एक पहला तर्कवाक्य P है और दूसरा तर्कवाक्य Q है, अगर दोनों का अगर हमको कंजक्शन को इंडिकेट करना है तो P कंजक्शन Q द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि P और Q क्या है कि दो प्रोपोजिशन है, तो उसके संयोजक को P कनेक्टर या कंजक्शन Q द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए इसके आगे, जिसमें बोलता है कि P और Q, P और Q दोनों का सत्य मान सही होगा। मतलब अगर दोनों क्या है, ट्रू है, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब क्या है कि अगर P और Q दोनों का मान सत्य मान, अब यहाँ है, हम बताए थे कि P और Q अगर दोनों ट्रू है तो क्या ट्रू होगा। लेकिन अगर P और Q में मान लीजिए ये क्या ऊपर वाला हो जाए ट्रू और नीचे वाला हो जाए फॉल्स, तो इसका जो कंजक्शन होगा P कंजक्शन Q, वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। मतलब समझना ये है कि P और Q बताए, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। P है, Q है, ये मान लीजिए फॉल्स है, ये ट्रू है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि P और Q, जिसमें P क्या है, ट्रू है, और Q फॉल्स है, तो भी क्या होगा, ये फॉल्स ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे संयोजक मतलब दोनों का दोनों अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहे मतलब ट्रू रहे, तो उसका जो कंजक्शन है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों का कंजक्शन मतलब दोनों स्टेटमेंट में कोई अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दोनों का कंजक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए कंजक्शन का जो सत्यता सारणी है, सत्यता सारणी को हम देखते हैं। मतलब ये जो
वर्ड है, मतलब इसी को सत्यता सारणी में इंडिकेट किया जाता है। देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों पी और क्यू ट्रू है तो ट्रू है। इसमें देखिए एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स, एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और दोनों का दोनों फॉल्स है तब पर भी फॉल्स। मतलब अगर दोनों ट्रू होगा तभी क्या होगा कि उसका कंजक्शन ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स ही होगा। सेम यहाँ देखिए दोनों वन है तो वन, और रेस्ट देखिए तीनों, एक वन है, डबल जीरो है, फिर भी क्या जीरो। अब देखिए आगे क्या है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। कंजक्शन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कि आज शुक्रवार है और आज बारिश हो रही है। इसका कंजक्शन क्या होगा, तो आज शुक्रवार है और आज बारिश हो रही है, मतलब इसका कंजक्शन वर्ड क्या है, और है। आपको हम शुरू में ही बताए थे कंजक्शन वर्ड जो होता है और होता है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसका क्यू है किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। हम शुरू में बताए थे कि अगर वस्तु का मांग बढ़ जाएगा और मार्केट में वस्तु कम रहेगा, उसका कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वही क्या है देखिए यहाँ पे, इसका कनेक्टर देखिए क्या है, और चूंकि संयोजक जो होता है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन में और का उपयोग शब्द को जोड़ने के लिए, और शब्द का उपयोग जोड़ने के लिए दो स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ बोल रहा है किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाएगा तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा। अब देखिए दो बेसिक कनेक्टर को आप समझ चुके हैं। पहला क्या था, निगेशन। दूसरा क्या था, कंजक्शन। अब तीसरा जो मूल कनेक्टर है उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं उसको, देखिए समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। शुरू में बताए थे डिसजंक्शन, कंजक्शन मतलब होता है कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला कोई वर्ड, और डिसजंक्शन क्या होता है कि दो स्टेटमेंट को अलग अलग करने वाला, मतलब वैसा वर्ड जो दो स्टेटमेंट को अलग करने का काम करता है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अब है कि डिसजंक्शन वियोजन एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए किन्हीं दो प्रोपोजिशन को या शब्द द्वारा, मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, या शब्द द्वारा संयोजित करने की प्रक्रिया है। मतलब जब दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट या दो प्रोपोजिशन के बीच में या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो दो स्टेटमेंट को अलग अलग करने का काम करता है। उसी को डिसजंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब डिसजंक्शन ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। जब पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है तो प्रोपोजिशन पी और क्यू को पी डिसजंक्शन क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और इसे पी क्यू का वियोजन कहा जाता है। हम बताए थे कि जब भी दो स्टेटमेंट के बीच में या कनेक्टर का उपयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं पी क्यू का वियोजन। पीछे में क्या था कि दोनों का दोनों अगर सही होगा तो ही सही होगा, लेकिन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब पी और क्यू दोनों असत्य होता है तो पी डिसजंक्शन क्यू का मान असत्य होगा, और जब पी क्यू में से कोई भी एक और दोनों सत्य होगा तो क्या होगा, सत्य होगा। अब यहाँ है कि वहां पे एक स्टेटमेंट फॉलो करता था और यहाँ पे क्या होता है, तीन स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जब P और Q ये दोनों का दोनों जब फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अन्यथा मान लीजिए P और Q ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, फिर भी ट्रू होगा। P और Q
फिर भी ये ट्रू होगा। देखिए पीछे में क्या था कि अगर दोनों ट्रू रहा तो ही उसका जो कंजक्शन है ट्रू होगा, लेकिन डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, बाकी रेस्ट ऑल क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है फिर भी क्या है, ये ट्रू है। पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो फिर भी ट्रू है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट पी और क्यू जब दोनों फॉल्स है तो उसका कनेक्टर जो होता है कंजक्शन वाला होगा, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। लेकिन डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू होगा, एक ट्रू है फिर भी ट्रू, और दोनों का दोनों अगर फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए इसके सत्यता सारणी को चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू। एक देखिए यहाँ पे एक फॉल्स आ गया फिर भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स आ गया फिर भी ट्रू है, लेकिन देखिए दोनों का दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। सेम है यहाँ, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक यहाँ फॉल्स है फिर भी ट्रू, यहाँ फॉल्स है फिर भी ट्रू, और दोनों का दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। इसके एग्जाम्पल को अब समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, दो प्रोपोजिशन पी क्यू है, जहाँ पे पी इंडिकेट करता है आज शुक्रवार है और आज बारिश हो रही है। मतलब जो ऊपर का सेंटेंस कंजक्शन में मतलब सेंटेंस था, उसी सेंटेंस को डिसजंक्शन में भी उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, या तो आज शुक्रवार है या आज बारिश हो रही है। यहाँ पे कनेक्टर क्या है, या। यहाँ देखिए पी पी एक पहला प्रीपोजिशन जिसे बोलते हैं गुलाब लाल होते हैं, और क्यू बैगनी नीले रंग के होते हैं। मतलब दूसरा जो सेंटेंस है बैगनी नीले रंग के होते हैं, ये दोनों का क्या होता है, डिसजंक्शन। याद और अलग किया गया है कि गुलाब लाल होते हैं, बैगनी नीले होते हैं। मतलब आपको समझना है बस ये था कि डिसजंक्शन को किस वर्ड द्वारा अलग किया जाता है। डिसजंक्शन का इंडिकेशन या होता है, कंजक्शन का इंडिकेशन और होता है, और नेगेशन का कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव को निगेटिव करना, यही निगेशन होता है। तीन समझ चुके हैं, अब बचता है रेस्ट दो। चलिए समझाते हैं। देखिए समझने से पहले, अगर अभी तक आपने बीए ऑनलाइन क्लास के बैच को परचेज नहीं किया है तो यूट्यूब पर सारा का सारा वीडियो फ्री में नहीं कराया जाएगा। कुछ बेसिक डेमो वीडियो है आपको भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का सीरीज है वो कराया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं वो क्या है कि जल्द से जल्द एडमिशन लें। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है बीए ऑनलाइन क्लास। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बैच परचेज करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, क्लास 12 का अलग सेक्शन है, सेमेस्टर 1 का अलग सेक्शन है, सेमेस्टर 2 का अलग सेक्शन है, और सेमेस्टर 3 का अलग सेक्शन है। आपको सेमेस्टर 2 का क्लास लेना है तो सेमेस्टर 2 वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको बैच का प्राइस दिख रहा होगा। उस प्राइस पे क्लिक करने के बाद आपको
मतलब स्कैनर तथा क्या हो जाएगा, अलग अलग पेमेंट ऑप्शन का क्राइटेरिया दिया जाएगा, गेटवे वहाँ पे दिया हुआ रहता है। उससे आप या तो क्यूआर स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और बैच को परचेज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए भी क्या विशेष ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि अभी 15 फरवरी तक, मतलब 3 से 4 दिन और है, कि अगर कोई स्टूडेंट बैच लेता है तो अभी उस बैच का प्राइस क्या है, अभी उस बैच का प्राइस है मात्र, कुछ बच्चों के लिए क्या कुछ डिस्काउंट है, जो पहले के बच्चे हैं वो तो आसानी से ले लेंगे। अभी इस बैच का प्राइस 15 फरवरी तक 1500 है। नेक्स्ट 15 फरवरी के बाद इसी बैच के प्राइस को 2000 कर दिया जाएगा। और आपको अच्छे से बीए में पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है तो आपको ऑनलाइन क्लास करना होगा या खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल जाता तब तक सेल्फ स्टडी भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। अगर बैच परचेज करते समय आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है या कोई परेशानी आता है, जो नीचे नंबर दिया गया इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बैच परचेज करने से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं, मतलब बेसिक करेक्टर का हम 3 देख चुके हैं और चौथा को देखते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट है स्वशर्त कथन या यदि तो कथन। स्वशर्त कथन का जो हिंदी होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब जिस स्टेटमेंट में कंडीशन का उपयोग किया जाता है, या इसी को बोलते हैं यदि तो कथन, यानी इफ देन स्टेटमेंट। अब है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो मूल संयोजक शब्द है वो क्या है, यदि और तो कथन। यदि तो मतलब मूल जो कनेक्टर है इसका क्या है, यदि तो। यहाँ लिखा हुआ है सशर्त कथन पी है तो क्यू, जिसे पी इम्प्लाइज क्यू के रूप में दर्शाया जाता है, इसे एक सशर्त कथन के रूप में संदर्भित किया जाता है। यदि पी और क्यू दोनों कथन कथन है तब इसे सशर्त प्रीपोजिशन या इम्प्लीकेशन के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पी परिकल्पना का आधार और क्यू परिकल्पना परिणाम और निष्कर्ष। मतलब सशर्त कथन में जो दो स्टेटमेंट पी और क्यू लेते हैं, जिसमें पी इंडिकेट करता है परिकल्पना या आधार को और क्यू इंडिकेट करता है परिणाम या निष्कर्ष को। इस जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको क्या बोल सकते हैं, यदि तो कथन बोल सकते हैं, और जिसको एरो के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे आगे। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट के सत्यता सारणी को देखते हैं। सत्यता सारणी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिसजंक्शन के सत्यता सारणी को समझाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको
डिसजंक्शन क्या होता है, उसका सततता सारणी क्या होता है, उसको बढ़िया से डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। यदि P और Q P और Q जैसे दो प्रोपोजिशन दिए गए हैं, तो यदि P तो Q एक प्रोपोजिशन है जहां पे बोलता है अगर दोनों का दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा। अगर इसमें क्या है कि एक भी दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो ट्रू है, लेकिन एक भी क्या फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे बोले क्या कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, या पहला दूसरा ट्रू होगा तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। इधर देखिए, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फिर भी ट्रू। अगर सेकंड स्टेटमेंट मतलब जो आधार मतलब क्या बोले, यहाँ पे परिणाम या निष्कर्ष क्या है, अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। वही आधार अगर क्या है, ट्रू है तो भी क्या होगा, उसका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मतलब आपको समझना ये है कि सत्यता सारणी आसानी से याद कैसे होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर P और Q, जिसमें P इंडिकेट करता है आधार को और Q इंडिकेट करता है परिणाम को, अगर P और Q दोनों ट्रू रहे या दोनों फॉल्स रहे तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, वो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर P और Q दोनों में से जो निष्कर्ष है मतलब रिजल्ट वाला सेकेंड जो Q स्टेटमेंट है अगर ट्रू होता है, उसका कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन उसका अगर बेस मतलब आधार वाला अगर स्टेटमेंट P अगर निगेटिव रहता है या फॉल्स रहता है तो उसका क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। बोलता है कि P अवकलनीय है, मतलब फलन P जो इंडिकेट करता है कि फलन अवकलनीय है, और Q बोल रहा है कि फलन सतत है। अब यहाँ है कि लिमिट मतलब को है कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ा होगा अच्छा से तो ये दोनों स्टेटमेंट उनको पता होगा कि फलन अवकलनीय है और फलन सतत है। अब दोनों का जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, यदि फलन अवकलनीय होगा तो सतत होगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये यदि और तो, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कनेक्टर था वो उपयोग किया गया है कि यदि अवकलनीय होगा तो ही ये सतत होगा। इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अगला है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में है यदि पी इंडिकेट करता है कि मौसम अच्छा है तो मैच होगा। अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट में ही हम लोग क्या देखते हैं कि जब कभी मैच के बीच में बारिश हो जाता है तो मैच क्या होता है, रुक जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर बारिश नहीं हुआ तो मैच होगा। तो सेम यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मौसम अच्छा है तो मैच होगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जो कनेक्टर होगा यदि और तो से जोड़ेंगे तो ये होगा कि यदि मौसम अच्छा होगा तो क्या होगा, मैच होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ही कनेक्टर क्या है, यदि और तो। मौसम अच्छा रहा तो मैच होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है यदि P पहला स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और Q इंडिकेट करता है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी।
तो ये पहले बताए थे कि जब मार्केट में मान लीजिए कोई किसी दुकान में अगर चार ही मतलब सामान है और खरीदने वाला 10 है, तो दुकानदार क्या करेगा, उसका वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, जिसके पास उतना पैसा होगा वो ले पाएगा। यही बोलता है कि किसी वस्तु की मांग तब बढ़ती जब उसका क्या होता है, कीमत। किसी वस्तु की मांग जब बढ़ती है तो कीमत भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशनल जो कनेक्टर है, यदि और तो या तब, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगला है एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें पी बोलता है कि यह सरकार कर बढ़ाती है, क्यों है कि उपभोक्ता खर्च में कमी आएगी। अब है कि अगर मान लीजिए सरकार किसी चीज पे टैक्स बढ़ा दे, तो आदमी क्या होगा, उसको कम परचेज करेगा। जहां मान लीजिए, अगर मान लीजिए 100 रुपया में कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगर सरकार उस पर 20% टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या होगा, 100 से बढ़ के 110 115 के लगभग में मिलेगा। तो 120 रुपया में अगर मान लीजिए 100 का ऑब्जेक्ट अगर 120 में अगर बिकना शुरू हो जाए, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए हाल ही फिलहाल में कि आप लोग देखे ही होंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जितना भी टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या किया था, अपने अपने रिचार्ज प्लान का वैल्यू बढ़ा दिया था। इसलिए क्या हो गया कि बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी में क्या होगा, ट्रांसफॉरेशन भी हुआ था, बहुत सारे पोर्ट भी किए गए सिम इस कंपनी से उस कंपनी में। तो कुछ ही दिन पहले ट्राई, वो क्या है कि एक रिचार्ज प्लान जो है बेसिक फोन्स के लिए, वो अब क्या है, निर्धारित कर दिया कि आप ज्यादा मात्रा में उसका प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये सेम है कि जो फोर्थ एग्जाम्पल है कि अगर सरकार मान लीजिए कर बढ़ा देती है, कर बढ़ाती है, तब क्या होगा, उपभोक्ता उस सामान को क्या करेगा, कम खर्च करेगा, मतलब उपभोक्ता कम पैसा खर्च करेगा। ठीक है। मतलब जो फोर्थ बेसिक कनेक्टर था उसको हम देख चुके हैं। अब लास्ट जो बचता है पांचवा, पांचवा है द्वि शर्त कथन। ब्रैकेट में बोलते हैं यदि और केवल यदि स्टेटमेंट। द्वि शर्त कथन, जिसका इंग्लिश होता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसका दूसरा नाम क्या होगा, यदि और केवल यदि, यदि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। मतलब यदि और केवल यदि कथन, या इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इसका जो कनेक्टर है, यदि और केवल यदि है। कंडीशनल वाला में यदि तो था, उससे पहले डिसजंक्शन में क्या था, या था। कंजक्शन में और था, और निगेशन में सीधा नोट लगाना था, नोट को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करना था। यदि दो कथन P और Q है, तो P, यदि और Q को P एरो Q द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक संयुक्त कथन है जिसका सत्य मान T है जब P और Q समान है। समतुल्यता पी क्यू के लिए सतता सारणी निम्न प्रकार दिया गया है। अब देखिए कंडीशनल था। कंडीशनल में क्या था कि जब दोनों का दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा। उसमें बस ये था कि अगर आधार जो सेंटेंस है वो अगर फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता था, फॉल्स होता था। अब क्या है, इसके लिए सतता सारणी देखिए कि दोनों ट्रू रहा तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स रहा तो भी फॉल्स मतलब ट्रू होगा। अगर उस दोनों में से क्या एक भी कोई अगर क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फॉल्स होगा। मतलब दोनों में अंतर बस ये है। पिछले में क्या था, ये थर्ड पॉइंट में क्या था कि अगर ये क्या था, ट्रू था, तो भी क्या होता था, ये ट्रू होता था। लेकिन यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं है। मतलब डबल कंडीशनल या बाय कंडीशनल में क्या है कि एक भी अगर फॉल्स हो जाए, तो उसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। दोनों का दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों का दोनों फॉल्स है तो ट्रू है।
देखिए एक फॉल्स निगेटिव, एक फॉल्स तो निगेटिव। सत्ता सारणी आपको पांचों का आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है, पीछे फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि बेंगलोर भारत में है और 4+4 8 होता है। अब यहाँ इसका कनेक्टर है यदि तो केवल यदि। यहाँ है कि बेंगलोर भारत में तभी होगा जब क्या है, 4+4 8 होगा। अगर 4+4 8 नहीं होता है तो बेंगलोर भारत में नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तभी दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरा देखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत तभी बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत तभी बढ़ती है यदि और केवल यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का कीमत तब बढ़ेगा जस जब क्या हो जाए कि उस ऑब्जेक्ट का मांग बढ़ जाए। जब ऑब्जेक्ट का मांग बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगा। आपको पहले ही समझाए थे, अगर सामान 2 है और लेने वाला 10 है तो उसका कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, बेरोजगारी दर घट जाती है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अब देखिए इसको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जोड़ते हैं कि बेरोजगारी दर तभी घटती है यदि और केवल यदि अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो। जैसे मान लीजिए हमारे या किसी आदमी के घर में इनकम बढ़ जाएगा तो उसका बेरोजगारी रेट ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, उसके पास पहले 5 रुपए थे, अब उसके पास 20 रुपए हो गए, तो क्या होता है कि वो खुशी रहता है कि मतलब चलो कुछ तो है, अब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है कि बेरोजगारी दर तब क्या होता है, तभी घटेगा जब क्या आदमी के पास क्या हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट समझ गए। देखिए आज की वीडियो में हम आपको बताए क्या क्या, वो समझाते हैं एक शॉर्ट ब्रीफ में। देखिए शुरू में समझाए आपको कि प्रोपोजिशन तर्क वाक्य क्या होता है। तर्क वाक्य समझाने के बाद आपको बताए थे नोटेशन क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट का नोटेशन क्या है, या प्राथमिक कथन क्या होता है कि वैसा कथन जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते उसको बोल रहे थे प्राथमिक कथन। अब है कि प्राथमिक कथन के लिए कुछ मूल लॉजिकल ऑपरेशन था, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, उसके लिए क्या कर दे, कुछ बेसिकल लॉजिकल कनेक्टर दिया गया था। कनेक्टर था 5 टाइप का। पहला था निगेशन, दूसरा था कंजक्शन, तीसरा था डिसजक्शन, चौथा था कंडीशनल स्टेटमेंट, और पांचवा था बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें पहला में बताए थे निगेशन में क्या है। निगेशन में आपको समझना है कि प्रत्येक स्टेटमेंट का निगेटिव करना, निगेटिव को पॉजिटिव करना। अगर कोई स्टेटमेंट क्या है कि निगेटिव में है तो उसको क्या, उसका निगेटिव पॉजिटिव होगा। दूसरा था कंजक्शन में, कंजक्शन में दो स्टेटमेंट को हम जोड़ने का काम करते थे, जोड़ने का जो सिंबल मतलब कनेक्टर था वो और था। तीसरा था डिसजक्शन, डिसजक्शन में स्टेटमेंट को या कनेक्टर के द्वारा अलग दो स्टेटमेंट को किया जाता था। अगला चौथा था कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का कनेक्टर यदि तो कथन, यदि तो था,
इसके बाद बाय कंडीशनल का कनेक्टर क्या था, यदि तो केवल यदि था। पांचों का सत्यता सारणी आपको बढ़िया से याद कर लेना है। एग्जाम में ये क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम जो अभी तक पढ़ाए हैं पांच का बेसिक मूल कनेक्टर, मतलब मूल संयोजक जो हम पढ़ाए हैं, उसी पांचों संयोजक का उपयोग करके ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है कि पी कथन बोलता है कि वह कायर है, क्यू बोलता है वह आलसी है, और आर बोलता है वह अमीर है। तीनों कथन दिया हुआ है। तीनों कथन का जो कनेक्टर्स का उपयोग करके अलग अलग 7 कथन बनाए गए हैं। मतलब तीनों जो कथन है उसके कनेक्टर के मदद से क्या हो गया, 7 गो अलग अलग स्टेटमेंट बनाया गया है। इस स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, सिंबल ऐड करके लाना है। ठीक है, मतलब कौन सा सिंबल लगेगा घर पे आप करके देखिएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, उसको हम जो इस सब का आंसर होगा आपको हम समझा देंगे, फिर उससे क्या होगा आगे चलेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या है, घर पे कोशिश करना है, वह या तो कायर है या गरीब है, इसका इंडिकेशन सिंबल क्या होगा। मान लिया, अगर मान ली कंडीशन पी है और क्यू स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है। अब यह है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, या तो कायर है या गरीब है, या तो ये नॉट होगा या क्यू नॉट होगा। अब क्या कि दोनों स्टेटमेंट से क्या होता है, डिसजंक्शन का सिंबल दिख रहा है तो डिसजंक्शन लगा देंगे। आपको क्या है कि घर से करके लाना है कि कैसे कौन यहाँ पे सिंबल लगेगा। मतलब सातों स्टेटमेंट जो है इसका क्या है, आपको कनेक्टर्स क्या कर लिख के लाना है, संयोजक मूल संयोजक का जो सिंबल है सब लिख के लाना है। आपको अगर अभी तक क्या है कि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और यूट्यूब पर अगर आप नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आपसे आपके कोर्स से संबंधित अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।